हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा जी अपन लास्ट क्लास के अंदर रास सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, है ना। RAAS के बारे में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन एडीएस सिस्टम के बारे में डिस्कस कर रहे थे। और लास्ट क्लास के अंदर बेटा अपन ने रेनिन के बारे में पढ़ा था। इसके बारे में डिस्कस किया था रेनिन की रेनिन का सीक्रेशन कहाँ से होता है, तो जेजी सेल से होता है। और जेजी सेल कहाँ पे पाई जाती है बेटा, अफरेंट आर्टेरियोल के चारों तरफ पाई जाती है। अब देखो यहाँ पर इस सिस्टम में अपन एक नई चीज और सीखते हैं बेटा। सर वो क्या चीज है बेटा, वो ये है कि दिस इज योर ग्लोमेरुलस। बेटा ये ऊपर की तरफ ये यहाँ पर क्या है, बोमेंस कैप्सूल है। और इसके अंदर बेटा ये अफरेंट आर्टेरियोल एंटर हो रहा है, ये ग्लोमेरुलाई है मतलब कैपिलरी है। और यहाँ से इफरेंट आर्टेरियोल क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है बेटा, है ना। अब देखो बेटा, और ये पीसीटी है। और पीसीटी के बाद में यू कैन सी हियर दिस इज स्ट्रेट ल्यूमेन, और जिसे अपन क्या कहते हैं, लूप ऑफ फेनले कहते हैं। और ये लूप ऑफ फेनले का असेंडिंग पार्ट है बेटा। और फिर यहाँ से ये क्या आ जाती है, डीसीटी आ जाती है। ये क्या आ जाती है बेटा, ये इधर डीसीटी आ गई। अब देखो यहाँ पे एक विशेष टाइप की सेल होती है। अगर इस सेल को अपन नाम दे, यहाँ पर एक विशेष टाइप की सेल होती है बेटा, इन्हें अपन कहते हैं मैक्यूला डेंसा। मतलब डीसीटी के ऊपर ये जो स्पेशल टाइप की सेल्स होती है, इन्हें कहा जाता है, सर क्या कहा जाता है, तो बेटा इन्हें कहते हैं मैक्यूला डेंसा सेल। हम इन्हें क्या कहते हैं बेटा, मैक्यूला डेंसा सेल्स कहते हैं। एक बात और ध्यान रखना, इन्हीं मैक्यूला डेंसा सेल्स का दूसरा नाम और है, सर वो क्या है, इन्हें अपन कहते हैं ओस्मो रिसेप्टर। इन्हें क्या भी कहा जाता है, ओस्मो रिसेप्टर भी कहा जाता है। इन्हीं को अपन क्या कहते हैं, ओस्मो रिसेप्टर। और इन्हीं का एक तीसरा नाम और है बेटा, सर तीसरा नाम क्या है, वो है कीमो रिसेप्टर। तीसरा नाम क्या है बेटा, कीमो रिसेप्टर। तो देखो भाई, जो डीसीटी होती है, स्पेशली जो अर्ली डीसीटी है, मतलब शुरुआत की डीसीटी है, इसके इर्द गिर्द इसके ऊपर कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स पाई जाती हैं, जिन्हें अपन मैक्यूला डेंसा कहते हैं। इन्हीं का दूसरा नाम ऑस्मो रिसेप्टर है। और इसी को क्या कहा जाता है बेटा, कीमो रिसेप्टर कहा जाता है। इसी को अपन क्या कहते हैं, कीमो रिसेप्टर के नाम से जानते हैं। एक्चुअलिटी में होता क्या है बेटा, कि जब भी किसी भी रीजन से क्या होता है, ब्लड प्रेशर बीपी क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ब्लड बीपी डिक्रीज क्यों हुआ, उसकी वजह हाइपोवोलेमिया है कि फ्लूइड लॉस की वजह से बीपी क्या हो गया, कम हो गया बेटा। तो ब्लड वेसल्स में फ्लूइड क्या है, कम है। तो रीनल आर्टरी के अंदर ही ब्लड क्या आएगा, कम आएगा। और जब रीनल आर्टरी में ब्लड कम आएगा बेटा, तो इन अफरेंट आर्टेरियोल के अंदर ही ब्लड क्या आएगा, कम आएगा। तो जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है बेटा, इनके अंदर ही ब्लड क्या जाएगा, कम जाएगा। और जब इनके अंदर ब्लड कम जाएगा, तो बेटा इस ग्लोमेरुलर से फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। फिल्ट्रेशन भी क्या होगा, कम होगा। फिल्ट्रेशन कम होगा मतलब जीएफआर भी क्या होगी भाई, यहाँ पर डिक्रीज होगी। अब देखो, अगर जीएफआर कम होगी, यहाँ पर फिल्ट्रेशन कम होगा, ट्यूबुलर फ्लूइड की मात्रा अगर कम होती है, तो बेटा इस फ्लूइड का नीचे की तरफ मूवमेंट क्या होगा, धीरे होगा। मतलब अगर कम फ्लूइड होगा तो वो धीरे धीरे क्या आएगा बेटा, नीचे आएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे अपन एक गिलास पानी को किसी दीवार के ऊपर डाले, एक गिलास पानी को, तो वो धीरे धीरे नीचे आता है। और मैक्सिमम पानी होता है वो दीवार के द्वारा सोख लिया जाता है। सरफेस के ऊपर, तल के ऊपर भाई शायद ही पानी की बूंद आए, नहीं तो दीवार के द्वारा क्या कर लिया जाता है, पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्यों, क्योंकि हमने एक गिलास डाला, कम पानी डाला। अभी अगर उसी जगह ऊपर अगर अपन पूरी बकेट भर के पानी की डालते हैं, तो पानी जल्दी से नीचे आएगा और फ्लोर पे क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा। मतलब उतना एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि पानी की अमाउंट ज्यादा थी और प्रेशर की वजह से वो जल्दी से क्या आ गया, वॉल से नीचे आ गया, फ्लैट सरफेस के ऊपर। बेटा इसी प्रकार अगर यहाँ पर भी जीएफआर अगर कम होती है, बीपी कम होने की वजह से फिल्ट्रेशन कम होगा, मतलब जीएफआर कम होगी, तो फ्लूइड नीचे की तरफ धीरे धीरे क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और जब धीरे धीरे मूवमेंट करेगा, तो बेटा इस फ्लूइड के अंदर जो सब्सटेंसेज हैं, इनका रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब मैक्सिमम क्या हो जाएगा, इनका रीएब्जॉर्प्शन। स्पेशल बात यहाँ की ये है कि जो सोडियम होता है बेटा, इसका रीएब्जॉर्प्शन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है।
जैसा कि आप जानते हो कि जो पीसीटी होती है, ये जो पीसीटी है, इस पीसीटी में 65% रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम का नॉर्मली, जब नॉर्मल जीएफआर होती है, नॉर्मल जब बीपी होता है तो। लेकिन अब बीपी नॉर्मल नहीं है तो जीएफआर भी क्या हो गया, कम हो गया, और जीएफआर कम हो गया तो फ्लूइड का मूवमेंट क्या होगा, स्लो होगा, स्लो होगा तो रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। 65 के बजाय यहाँ पर 75% सोडियम क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन। 20% आपका कहां पर हो जाता है, लूपोपेन लेके ना सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो 20 और 25 कितना हो गया बेटा, 95% हो गया। कितना हो गया, 95%। अब आपका ये जो डीसीटी है और इसमें जो ट्यूबुलर फ्लूइड है बेटा, इसके अंदर सोडियम मात्र कितना बचा है, 5% बचा है। बल्कि बचना कितना चाहिए था, 15% बचना चाहिए था। हाँ, डीसीटी में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन कितना होता है, 15% होता है, लेकिन यहाँ तो क्या बचा है, 5% ही बचा है बेटा। तो जब सोडियम की कंसंट्रेशन कम है ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर, कहां पर, ये मैक्यूला डेंसा सेल जहां पर पाई जाती है उस डीसीटी के अंदर, तो बेटा ये मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या होती है, स्टिमुलेट होती है। और ये जो मैक्यूला डेंसा सेल है बेटा, ये रिलीज करती है, क्या रिलीज करती है सर, तो बेटा ये रिलीज करती है प्रोस्टाग्लैंडिन। क्या रिलीज करती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन। और ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है बेटा, ये अफरेंट आर्टेरियोल के ऊपर जो जेजी सेल्स पाई जाती है, अफरेंट आर्टेरियोल पे ये जो जेजी सेल्स हैं, ये प्रोस्टाग्लैंडिन इन जेजी सेल्स को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, जिससे ये जेजी सेल्स ब्लड के अंदर सर्कुलेशन में क्या रिलीज कर देंगी, क्या सीक्रेट कर देंगी, रेनिन सीक्रेशन कर देंगी। कहने का मतलब रेनिन की क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी, और रेनिन की एंट्री मतलब रास सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रास सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो देखो क्यों, क्योंकि हमारी ये जो मैक्यूला डेंसा सेल्स होती है बेटा, ये मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या होती हैं, सेंसिटिव होती है। क्या होती है बेटा, ये सेंसिटिव, सेंसिटिव किसके प्रति, सेंसिटिव टू डिक्रीज सोडियम, कि जब सोडियम का लेवल कम होता है तो कम सोडियम के प्रति मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या होती हैं, सेंसिटिव। इस डीसीटी के अंदर यहां पर जो ट्यूबुलर फ्लूइड होता है, इसमें 15% सोडियम होना चाहिए था, लेकिन जीएफआर कम होने की वजह से इस ट्यूबुलर फ्लूइड में स्लो मूवमेंट की वजह से मैक्सिमम सोडियम का यहां पर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। पीसीटी में 65% ही होना चाहिए था, लेकिन स्लो मूवमेंट इन द ट्यूबुलर फ्लूइड की वजह से 75% क्या हो गया, रीअब्जॉर्प्शन। 20% लूपोपेन में हो गया। और डीसीटी में जो ट्यूबुलर फ्लूइड पूछा है बेटा, इसमें केवल 5% सोडियम है, होना कितना चाहिए था, 15% होना चाहिए था। तो मतलब सोडियम की कमी है, और जब कम सोडियम होता है तो कम सोडियम के प्रति ट्यूबुलर, ये जो मैक्यूला डेंसा सेल्स है, ये क्या होती है, सेंसिटिव होती है, मतलब ये क्या हो जाएगी, स्टिमुलेट हो जाएंगी। और जब ये स्टिमुलेट होंगे तो ये क्या रिलीज करेंगी, प्रोस्टाग्लैंडिन। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, इन अफरेंट आर्टेरियोल के चारों तरफ जो जेजी सेल्स होती है उन्हें स्टिमुलेट करेगा, जिससे जेजी सेल्स क्या रिलीज करेंगे बेटा, यहाँ पर रेनिन रिलीज करेंगी, और रास सिस्टम क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए मैक्यूला डेंसा सेल बेटा कब काम करती है, जब क्या होता है, हाइपोवोलीमिया। जब क्या होता है भाई, हाइपोवोलीमिया। और जब हाइपोवोलीमिया हुआ तो आपको पता ही है बीपी क्या होएगा बेटा, डिक्रीज होएगा। अब जब बीपी जब कम होगा तो जीसीपी यानी कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। और बेटा आपको ये भी पता है कि जब जीसीपी कम होगा तो जीएफआर भी क्या होगा, कम होगा। और जब जीएफआर कम होगा तो फ्लूइड क्या करेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा पीसीटी के अंदर, और धीरे धीरे नीचे आने की वजह से ज्यादा सोडियम पीसीटी में क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब होता है। कहने का मतलब हम यहां से ये कह सकते हैं कि जीएफआर कम होने की वजह से क्या होगा, स्लो मूवमेंट होगा। क्या होगा, स्लो मूवमेंट ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड, स्लो मूवमेंट ऑफ ट्यूबुलर फ्लूइड। और अब देखिएगा इस ट्यूबुलर फ्लूइड में स्लो मूवमेंट होने की वजह से क्या होता है बेटा, तो स्लो मूवमेंट होने की वजह से क्या होएगा, मोर यानी कि ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन होगा। सर किसका होगा, ऑफ सोडियम। सर कहां पर होगा, एट पीसीटी।
8 पीसीटी कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। सर कहां पर होगा, पीसीटी के लेवल पर होगा, पीसीटी के अंदर होगा। तो देखिए जब पीसीटी में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया तो जो डीसीटी होती है, और जिस डीसीटी के ऊपर क्या प्रेजेंट थी, ये मैक्यूला डेंसा सेल्स प्रेजेंट थी। इस डीसीटी में, मैक्यूला डेंसा सेल वाली डीसीटी के अंदर यहाँ पर जो सोडियम है वो क्या पहुंचेगा बेटा, कम पहुंचेगा, डिक्रीज पहुंचेगा। तो अपन यहां से कह सकते हैं कि लेस कंसंट्रेशन सर किसकी ऑफ सोडियम, सर किसके अंदर, इन ट्यूबुलर फ्लूइड, ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर कहां पर, एट मैक्यूला डेंसा सेल्स एरिया, कि जहां पर मैक्यूला डेंसा सेल्स पाई जाती है इन डीसीटी कि डीसीटी के अंदर जहां पर मैक्यूला डेंसा सेल्स पाई जाती है बेटा, वहां पर जो ट्यूबुलर फ्लूइड पहुंचा है उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है, कम है। वहां पर 15% सोडियम होना चाहिए था ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर, और पहुंचा कितना है, 5%। क्यों, क्योंकि पीसीटी में सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा हो गया। क्यों, क्योंकि जीएफआर कम होने की वजह से फ्लूइड का नीचे की तरफ मूवमेंट धीरे हो रहा था, स्लो हो रहा था, और स्लो मूवमेंट हुआ तो मैक्सिमम सोडियम पीसीटी में क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया बेटा। तो यहाँ पर डीसीटी के अंदर, मैक्यूला डेंसा सेल वाले एरिया के अंदर, ट्यूबुलर फ्लूइड के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और जैसे ही कम सोडियम यहाँ पर होता है तो मैक्यूला डेंसा लेस सोडियम या डिक्रीज सोडियम के प्रति क्या होती है, सेंसिटिव होती है। मतलब मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या हो जाएंगी, स्टिमुलेटेड हो जाएंगी बेटा। सो यहाँ पर इस वजह से क्या होगा बेटा, इस वजह से क्या होता है कि स्टिमुलेशन होता है किसमें, मैक्यूला डेंसा सेल, यानी कि मैक्यूला डेंसा सेल्स आर स्टिमुलेट, कि मैक्यूला डेंसा सेल्स क्या हो जाएंगी भाई, स्टिमुलेट हो जाएंगी। और आपको पता है बेटा कि जब मैक्यूला डेंसा सेल्स स्टिमुलेट होंगी तो ये क्या रिलीज करेंगी, तो सर ये रिलीज करेंगी क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज। तो इसके परिणाम स्वरूप जो मैक्यूला डेंसा है बेटा, ये क्या रिलीज करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन, रिलीजेज प्रोस्टाग्लैंडिन। और देखिएगा अब ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या करेगा, ये प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट करेगा। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन बेटा स्टिमुलेट करता है, किसको स्टिमुलेट करता है, जेजी सेल्स को। किसको स्टिमुलेट करता है, जेजी सेल्स को, जेक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स को। और देखो ये जो जेजी सेल्स है ये क्या करेंगी, ये सेल्स रिलीज करेंगी, यानी कि जेजी सेल्स रिलीज, जेजी सेल्स रिलीज रेनिन किसके अंदर, इन ब्लड, या फिर वी कैन से इन सर्कुलेशन, कि ब्लड सर्कुलेशन के अंदर जेजी सेल्स क्या रिलीज कर देंगी, रेनिन को क्या कर देंगी, रिलीज कर देंगी। अब कहानी आपको पता ही है, रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को ये रेनिन एंजियोटेंसिन फर्स्ट में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। तो अब क्या होगा कि जो एंजियोटेंसिनोजन है, यस क्या है बेटा, जो एंजियोटेंसिनोजन है, इस एंजियोटेंसिनोजन को ये रेनिन, जो कि जेजी सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया गया है, ये रेनिन एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा बेटा किसमें, एजी फर्स्ट में। एजी का मतलब यहां पर है एंजियोटेंसिन, एजी का मतलब क्या है बेटा, एंजियोटेंसिन। तो भाई देखो इस प्रकार से रेनिन के द्वारा एंजियोटेंसिनोजन किसमें कन्वर्ट हुआ, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट हुआ। तो अब आपके सामने यहाँ पर भाई एक भारी सवाल हो सकता है, तो सर की एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है और इसका सिंथेसिस या सीक्रेशन है कहां से होता है। तो अगला रास सिस्टम में अगली थिंग जो कि हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और उसका नाम क्या है, इसका नाम है
एंजियोटेंसिनोजन। देखो भाई, नाम के ऊपर फोकस करो, ये नाम आपको सब कुछ बता देगा। सर क्या बता देगा? तो यहाँ पे देखिए, एनजीओ, एनजीओ का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। एनजीओ का मतलब क्या होता है? ब्लड वेसल्स। और देखो टेंसी, टेंसी का मतलब है टेंस, टेंसी का मतलब क्या है? टेंस। ये वो वाला टेंस नहीं है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंस है ना। यहाँ टेंस का मतलब है कि टेंस का मतलब टाइट कर देगा। किसको टाइट कर देगा? ब्लड वेसल्स को टाइट कर देगा। मतलब ब्लड वेसल्स में ये क्या करवाता है? कंस्ट्रिक्शन करवाता है, यानी कि वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है बेटा ये। यस। और नोजन, अगर अपने नर्सिंग में, मेडिकल फील्ड में अगर नोजन शब्द अगर आपको दिख जाए तो बेटा इसका मतलब समझ लेना है कि ये जो भी चीज है ये किस फॉर्म के अंदर है? इनएक्टिव फॉर्म में है। मतलब अभी ये एक्टिव नहीं है, अभी ये कुछ नहीं कर सकती, लेकिन जब ये एक्टिव होगी तो ये बहुत कुछ कर सकती है ना। तो एंजियोटेंसिनोजन क्या है? ब्लड वेसल्स को टेंस, कंस्ट्रक्ट करने वाली इनएक्टिव फॉर्म है। क्या है बेटा? इनएक्टिव फॉर्म है। और इस एंजियोटेंसिनोजन का सीक्रेशन कहां से होता है? लीवर से। सिंथेसिस भी कौन करता है? लीवर। बनाता भी लीवर है, और ब्लड में सीक्रेट भी कौन करता है बेटा? लीवर ही करता है। और ये कैसी फॉर्म है? एक इनएक्टिव फॉर्म है। कैसी फॉर्म है बेटा? इनएक्टिव फॉर्म। लो मैं यहाँ पर क्लियर शब्दों के अंदर लिख दे रहा हूं। सर क्या लिख दे रहे हो? ये लिख दे रहा हूं कि एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिनोजन सिंथेसाइज, सिंथेसाइज यानी कि बनाया जाता है, सिंथेसाइज बाय लीवर, सिंथेसाइज बाय लीवर। और ध्यान रखना, एंड इट इज ए ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये एक प्रकार की प्रोटीन है। सर कौन सी प्रोटीन है? ग्लोबुलिन प्रोटीन है। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, यानी कि आपको ध्यान में रखना है, इट इज इन एक्टिव फॉर्म, इट इज इन एक्टिव फॉर्म। कि ये जो एंजियोटेंसिनोजन है बेटा, ये क्या है? इन एक्टिव फॉर्म है। एक्टिव फॉर्म ये नहीं है। एक्टिव तो कब होगा? जब रेनिन आएगा, तो वो इसको एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करेगा। और अब ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट ACE के द्वारा किस में कन्वर्ट होएगा बेटा? किस में कन्वर्ट होएगा? एंजियोटेंसिन सेकंड में। और ये एंजियोटेंसिन सेकंड क्या है? एक्टिव फॉर्म है। ये डायरेक्ट वेसल्स में क्या करता है? कंस्ट्रिक्शन करता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होएगा? रिलीज होएगा। आगे देखिए, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं बेटा, क्योंकि एंजियोटेंसिनोजन को बेटा रेनिन किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। जैसा कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूं क्या, कि भाई ये जो एंजियोटेंसिनोजन है, नोजन है, इस एंजियोटेंसिनोजन को जो रेनिन है वो किस में कन्वर्ट कर देगा? एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। और अब देखिएगा, इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को ACE, ए का मतलब एंजियोटेंसिन, सी का मतलब कन्वर्टिंग, और ई का मतलब क्या है? एंजाइम। यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देता है? एंजियोटेंसिन सेकंड में। और ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है, जिससे ब्लड प्रेशर क्या होता है? रेज होता है। मतलब हाइपोटेंशन क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। तो अब हम यहां से डिस्कस करते हैं किसके बारे में? ACE के बारे में। तो भाई देखो, अगला तथ्य आता है रास सिस्टम के अंदर, जिसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसका नाम है ACE। ए का मतलब है बेटा एंजियोटेंसिन, और सी से है कन्वर्टिंग, सी से क्या है? कन्वर्टिंग। और बेटा ई से है एंजाइम, ई से क्या है? एंजाइम। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। सबसे पहली बात कि ये जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है, ये कहां से रिलीज होता है? कहां से सिंथेसाइज होता है? तो ध्यान रखना बेटा, ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिंथेसाइज, सिंथेसाइज किसके द्वारा? बाय, सिंथेसाइज बाय पल्मोनरी, पल्मोनरी कैपिलरी, पल्मोनरी कैपिलरी
एंडोथीलियल सेल्स। ये जो ACE है इसका बेटा सिंथेसिस होता है कहां से? पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथीलियल सेल्स। सर ये क्या होती है? पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथीलियल सेल्स क्या होती है? तो देखो बेटा, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, भाई इस डायग्राम में मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, देख के बताना है ना, हाँ कमेंट करना, नहीं कर सको तो कम से कम अपने माइंड में आइडिया लाना कि ये स्ट्रक्चर किसकी है, कौन सा ऑर्गन है ये। तो आपने देख के बिल्कुल सही पहचाना कि सर ये तो क्या है? लंग्स। ये तो क्या है? लंग्स है। अब मैं आपसे पूछूं कि लंग्स की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है उसका नाम क्या है? तो आपने कहा अपने आप से कि सर उसका तो नाम एल्वियोलाई है। उसका तो नाम क्या है? एल्वियोलाई। तो देखो मैं इस एल्वियोलाई को बाहर निकाल ले रहा हूं। देखो यहां पर ये क्या ले आया मैं? ये लंग्स की बेटा एल्वियोलाई है। ये जो यहां पर है ये क्या है? एल्वियोलाई, जो कि लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, रेस्पिरेटरी यूनिट है, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। और देखो इस एल्वियोलाई के चारों तरफ सराउंडिंग में, इस एल्वियोलाई के चारों तरफ ये क्या है बेटा? ये है कैपिलरीज। ये क्या है? कैपिलरीज, जो कि एल्वियोलाई के सराउंडिंग में है। और देखिएगा ध्यान से, इन कैपिलरीज के अंदर ये देखो ये क्या है? इन कैपिलरीज के अंदर पाई जाने वाली एंडोथीलियल सेल्स। ये क्या है? इन कैपिलरीज के अंदर पाई जाने वाली एंडोथीलियल सेल्स। और इन्हीं एंडोथीलियल सेल्स के द्वारा रिलीज किया जाता है या सिंथेसाइज बनाया जाता है। सर क्या बनाया जाता है? ACE, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लेकिन ये पल्मोनरी कैपिलरी एपिथेलियल सेल्स ACE का सीक्रेशन कब करती हैं? रेनिन की प्रेजेंस में। कब करती हैं बेटा? जब रेनिन प्रेजेंट होगा ब्लड के अंदर, उसी को देख करके ये पल्मोनरी कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स किसका सीक्रेशन करती है? ACE का सीक्रेशन करती है। तो यहां पर आपने देखा कि ACE का सीक्रेशन कहां से होता है? तो यहीं पर बेटा एक बात और ऐड कर लो आप, क्या कि वी कैन से पल्मोनरी कैपिलरी synthesize to ACE। किसकी परसेंस में? पॉइंट टू बी नोटेड, इन दी परसेंस यानी कि उपस्थिति, इन दी परसेंस of renin। this point to be noted my lord। what point? कि पल्मोनरी कैपिलरी एपिथेलियल सेल्स ACE का सिंथेसिस करती हैं, किसकी प्रेजेंस में करती हैं? रेनिन की प्रेजेंस के अंदर करती है। किसकी प्रेजेंस में करेंगे बेटा? रेनिन की प्रेजेंस में करेंगे। और ये जो ACE है, अभी आपने हायरार्की में देखा कि रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट किया, और इस एंजियोटेंसिन फर्स्ट को बेटा ACE ने किस में कन्वर्ट कर दिया? एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। तो अगला तथ्य जो हमारा यहां से है बेटा वो ये है कि ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है इसका क्या काम होता है? एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड। हिसाब एंजियोटेंसिन सेकंड क्या करता है? तो बेटा ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है ये वेजो कंस्ट्रिक्शन करता है। ये क्या करता है? वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा बेटा। ये वेसल्स को क्या कर देगा? कंस्ट्रिक्ट कर देगा, नैरो कर देगा वेसल्स को। और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होएगा तो बीपी क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा। और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर सिस्टोलिक बीपी भी इंक्रीज होता है और डायस्टोलिक बीपी भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी दोनों ही क्या होते हैं बेटा? इंक्रीज होते हैं। बीपी इंक्रीज हुआ मतलब हाइपोटेंशन क्या हो गया बेटा? रिड्यूस हो गया।
और हमारा ये जो रास सिस्टम है, मैंने पहले ही क्लास में बता दिया था, रास सिस्टम की पहली क्लास में, कि रास सिस्टम किस सिचुएशन में काम करता है, हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंसिव सिचुएशन में काम करता है बेटा। कौन सा सिस्टम? रास सिस्टम। तो बेटा हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंसिव सिचुएशन क्रिएट हुई, तो इस प्रकार से रास सिस्टम के अंदर एंजियोटेंसिन ने वेजो कंस्ट्रिक्शन करके और क्या किया बेटा, बीपी को इंक्रीज किया, मतलब हाइपोटेंशन को सबसाइड किया। यहाँ दोनों ही बीपी बढ़ती है, सिस्टोलिक बीपी भी बढ़ती है और कौन सी बढ़ती है बेटा, डायस्टोलिक बीपी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो देखो जो हमारा सिस्टम था RAAS रास सिस्टम, तो बेटा इसके अंदर अपन ने रेनिन के बारे में ही पढ़ लिया, वेरी गुड। एंजियोटेंसिनोजन के बारे में ही पढ़ लिया, वेरी गुड। और एंजियोटेन रास ए में यहां से क्या आता है, एल्डोस्टेरोन, इसके बारे में पढ़ना बाकी है। और इस ए से क्या है, ADH, इसके बारे में भी पढ़ना बाकी है। तो चलिए लेट्स बिगिन। अभी अपन डिस्कस करते हैं, अभी अपन पढ़ते हैं बेटा, सर किसके बारे में पढ़ते हैं, तो अभी अपन पढ़ेंगे किसके बारे में, एल्डोस्टेरोन के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एल्डोस्टेरोन। तो भाई देखो यहां पर हम बात करते हैं किसकी, एल्डोस्टेरोन की बात करते हैं बेटा, एल्डोस्टेरोन। देखिएगा भाई कि आखिर एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन कहां से होता है और एल्डोस्टेरोन काम क्या करता है बेटा। एक बात 2-4 लाइनें लिखो आप, है ना सर, क्या लिखे कि जो रेनिन जो था बेटा, जो कि जेजी सेल से सीक्रेट हो रहा था, ये रेनिन क्या करता है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है। ये जो रेनिन है बेटा, ये रेनिन क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सर किसको स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को। किसको स्टिमुलेट करता है, हाइपोथैलेमस को। जब रेनिन इस हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा बेटा, तो ये जो हाइपोथैलेमस है बेटा, ये सीक्रेट करेगा, ये हाइपोथैलेमस क्या करेगा, सीक्रेट करेगा। सर क्या सीक्रेट करेगा, CRH हार्मोन। सर CRH का पूरा नाम क्या है, तो C का मतलब C से है कोर्टिकोट्रोपिन, है ना। R से क्या है, रिलीजिंग, R से क्या है, रिलीजिंग। और F से क्या है बेटा, हार्मोन। मतलब जब रेनिन ने हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया, तो हाइपोथैलेमस ने क्या सीक्रेट किया, CRH सीक्रेट किया। अब देखिए ये जो CRH है, अब ये स्टिमुलेट करता है किसको, एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंडोक्राइन सिस्टम में ये हायरार्की आपने पढ़ी होगी और आई होप आपको ये पता भी होगा। नहीं भी पता किसी बच्चे को तो तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, अभी आपको पता लग जाएगा कुछ ही सेकंड में, कुछ ही मिनट में। अब ये जो CRH है, मैं नीचे एरो में आगे कंटिन्यूटी में अगले पेज के अंदर लिख रहा हूं, ये जो CRH था बेटा, ये स्टिमुलेट करता है। ये जो CRH था, ये CRH स्टिमुलेट करता है। सर किसको स्टिमुलेट करेगा, टू एंटीरियर पिट्यूटरी, टू एंटीरियर पिट्यूटरी। कि CRH ने स्टिमुलेट किसी को किया साहब, एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो देखिए इस एंटीरियर पिट्यूटरी ने रिलीज किया क्या, यानी कि AP मैं यहाँ शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जिसके परिणाम स्वरूप AP जो है ये रिलीज करती है या सीक्रेट करती है। क्या सीक्रेट करती है, ACTH। क्या करती है बेटा, ACTH। सर ACTH का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान से देखना बेटा। ACTH का A से है एड्रीनो, A से क्या है, एड्रीनो। C से है बेटा कोर्टिको, C से क्या है, कोर्टिको। T से है बेटा ट्रोपिक, T से क्या है, ट्रोपिक। और F से क्या है, हार्मोन, F से क्या है भाई, हार्मोन। तो ACTH का पूरा नाम क्या हुआ, एड्रीनो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनो का मतलब एड्रिनल ग्लैंड, कोर्टिको का मतलब एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट,
एड्रिनल ग्लैंड का आउटर पार्ट कौन सा है, कॉर्टेक्स है, उसको क्या करेगा, ट्रोपिक मतलब स्टिमुलेट करेगा, उसको क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा। तो एपी ने बेटा क्या रिलीज किया, एसीटीएच रिलीज किया, और ये एसीटीएच स्टिमुलेट करेगा, ये एसीटीएच अब स्टिमुलेट करेगा किसको, टू एड्रिनल कॉर्टेक्स। इस एसीटीएच ने किसको स्टिमुलेट किया बेटा, एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया। तो अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, अब ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है बेटा, ये एड्रिनल कॉर्टेक्स सीक्रेट करता है, क्या करता है, सीक्रेट करता है। सर क्या सीक्रेट करेगा, एल्डोस्टेरोन, क्या सीक्रेट करेगा, एल्डोस्टेरोन। और ध्यान से देखिएगा, ये जो एल्डोस्टेरोन है ये रीनल ट्यूबल के अंदर, डीसीटी के अंदर वाटर और सोडियम का क्या करेगा, रिटेंशन करेगा, मतलब रीएब्जॉर्प्शन करेगा बेटा। तो ये जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करेगा, अगले पेज के अंदर मैं लिख रहा हूं, अगली स्लाइड के अंदर, कि जो एल्डोस्टेरोन है सर ये क्या करता है, तो ध्यान रखना बच्चों, ये जो एल्डोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन किसका, ऑफ वाटर, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सोडियम, कहां पर, H8DCT। डीसीटी बोले तो अब आपके माइंड में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि सर ये बोमेंस कैप्सूल था, ये क्या थी, पीसीटी थी, ठीक है सर। पीसीटी के बाद में बेटा ये क्या आया, तो सर ये तो आया क्या, लूपोफेनले आ गया, ठीक है सर। लूपोफेनले के बाद में ये क्या आया बेटा, तो सर ये तो डीसीटी है, ये क्या है बेटा, ये क्या है, डीसीटी है। तो इस डीसीटी के अंदर जो वाटर है H2O और जो सोडियम है इसके रीएब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, कौन बढ़ा देगा, एल्डोस्टेरोन। और बेटा जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो जैसे ही वाटर और सोडियम का क्या हुआ, रीएब्जॉर्प्शन हुआ, तो बेटा क्या इंक्रीज हुआ, ब्लड वॉल्यूम, क्या बेटा, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेज। और जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ तो बेटा क्या इंक्रीज हुआ, बीपी इंक्रीज हुआ, मतलब हाइपोटेंशन क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार से एल्डोस्टेरोन आता है और एल्डोस्टेरोन क्या करता है बेटा, काम करता है, और बीपी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, मतलब हाइपोवोलेमिया को, हाइपोटेंशन को क्या करता है, सबसाइड करता है। इज इट क्लियर, बोलो यस और नो, बात समझ में आई सब बच्चों को, वेरी गुड। ऐसे बच्चे होने चाहिए, है ना, जिनको सब कुछ समझ में सब कुछ आए और याद भी क्या रहे बेटा, सब कुछ याद रहे। अब देखो अगला जो हार्मोन है बेटा, इसे अपन कहते हैं एडीएच। क्या कहते हैं, एडीएच। एडीएच बोले तो एडीएच का पूरा नाम है बेटा, ए से है एंटी, डी से है डायूरेटिक और एच से क्या है, हार्मोन। देखो भाई, जैसे कि आप सही जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो जान जाओगे कि ऐसा हार्मोन जो डायूरेसिस के खिलाफ होता है, मतलब यूरिन पास आउट नहीं होने देता है, या यूरिन पास आउट को क्या कर देता है, कम कर देता है, मतलब यूरिन के थ्रू वाटर का क्या नहीं होने देगा, लॉस नहीं होने देगा, ऐसा हार्मोन है। इसलिए इसका नाम क्या रखा है, एडीएच रखा है। इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं बेटा, एडीएच कहते हैं। और देखिएगा ये जो एडीएच के बारे में कुछ रोचक तथ्य है, एडीएच के बारे में कुछ रोचक तथ्य है जो शायद आप जानते भी होंगे और नहीं जानते, तो बिल्कुल आप कुछ ही मिनट के अंदर एडीएच के बारे में इन रोचक तथ्यों को जानने वाले। यस और नो, यस सर, बिल्कुल, वेरी गुड। तो देखो ये जो एडीएच है ये सिंथेसाइज होता है, मतलब बनता है बेटा, सर कहां से बनता है, बाई हाइपोथैलेमस। यस, वेरी गुड। कहां से सिंथेसाइज होता है बेटा, हाइपोथैलेमस के द्वारा। और हाइपोथैलेमस ने एडीएच को बनाया
और बना करके हाइपोथैलेमस ने इस एडीएस को किसको दे दिया, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसे क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। और जब आवश्यकता पड़ी, मतलब जब हाइपोवोलेमिया हुआ, बीपी कम हुआ, तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने ये एडीएस क्या कर दिया बेटा, रिलीज कर दिया। क्या कर दिया इसने, ये रिलीज कर दिया। तो देखो सिंथेसाइज तो किया हाइपोथैलेमस ने, और बेटा स्टोर, यस क्या, स्टोर्ड एंड सीक्रेट्स बाय posterior pituitary gland, posterior pituitary gland। ध्यान रखना बेटा, एडीएच और ऑक्सीटोसिन दोनों हार्मोन बनाए तो जाते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा, स्टोर किए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, और आवश्यकता पड़ने पर सीक्रेट भी किसके द्वारा किए जाते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। अब देखो स्टोर कर दिया या सीक्रेट किया किसने, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अब देखो जब पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड इस एडीएस को ब्लड में सीक्रेट करेगी, ब्लड में रिलीज करेगी, तो क्या होगा, तो बेटा क्या होगा कि ये एडीएच सेल है, ये जो एडीएच हार्मोन है, ये क्या करवाएगा, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। किसके द्वारा, प्रिंसिपल सेल्स के द्वारा। सर ये प्रिंसिपल सेल्स कहां पर पाई जाती है, लेट डीसीटी में और सीटी में। मैं बताऊंगा लेट डीसीटी कहां होती है और सीटी कहां होती है, लेकिन एक बार एक लाइन लिखो बेटा, क्या कि इन presence of ADH principal cells of late DCT and CT का मतलब यहां पर कलेक्टिंग ट्यूबल है ना, या कलेक्टिंग डक्ट भी कह सकते हैं। CT in the presence of ADH principal cells of late DCT and CT reabsorb to water। अब देखो जनरली लेट डीसीटी और सीटी के अंदर बेटा वाटर का ज्यादा रीएब्जॉर्प्शन नहीं होता है, लेकिन जब एडीएच होता है तो ये एडीएच लेट डीसीटी और सीटी की प्रिंसिपल सेल को स्टिमुलेट करता है और वहां से किसका रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है बेटा। तो यूरिन में जो वाटर जाना चाहिए था वो वाटर नहीं जाता है, वो वाटर क्या हो जाता है, रीअब्जॉर्ब होकर के और ब्लड वेसल्स में चला जाता है, जिससे ब्लड वॉल्यूम बढ़ता है और बीपी क्या होता है, इंक्रीज होता है। अब बात रही यहां पर कौन सी सेल्स की, प्रिंसिपल सेल्स की। तो बेटा इनके बारे में जानो आप रोचक तथ्य। सर वो रोचक तथ्य क्या है, तो बेटा ये है, देखते ही आप समझ जाएंगे कि सर हाँ हमें पता है ये क्या है। तो ये तो क्या है, बोमेन्स कैप्सूल है, और इसके नीचे ये क्या है, सर बिल्कुल पहचान गए, कई बार देख लिए कि सर ये तो पीसीटी है, वेरी गुड। और बेटा अब जब आपने इसको देखा तो सर ये क्या है जो स्ट्रेट है, कि सर ये क्या है, ये तो क्या है, ये तो लूप ऑफ फेनले है, बिल्कुल। और सर जैसे ही आपने देखा कि भाई ये क्या है, तो आपने देखा कि ओहो हो सर इसको भी हम देखते पहचान गए, ये क्या है, डीसीटी, ये क्या है, डीसीटी। और ये डीसीटी जिस ट्यूब में ओपन होती है, इस ट्यूब के अंदर, चलो इफ आई टेक ए डिफरेंट कलर पेन, है ना, कि ये जो डीसीटी है बेटा ये आगे जाकर के किस में जुड़ जाती है, सीटी के अंदर, है ना। तो ये क्या है, सीटी। सीटी का मतलब क्या है, कलेक्टिंग ट्यूबल। यस, सीटी का मतलब क्या है बेटा, सीटी का मतलब यहां से है, सीटी का मतलब है कलेक्टिंग ट्यूबल, कलेक्टिंग ट्यूबल। अब देखिए ये जो डीसीटी है इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भाई ये जो सामने की है यहां से लेकर के और यहां तक, इसे कहते हैं अर्ली डीसीटी। इसे क्या कहते हैं बेटा, अर्ली डीसीटी। और फिर बाद में ये यहां से लेकर के और यहां तक की है बेटा, इसे कहते हैं लेट डीसीटी।
इसे क्या कहते हैं, लेट डीसीटी। और ये वाली जो व्हाइट कलर से बनाई है ये क्या हो गई, सीटी हो गई, मतलब कलेक्टिंग ट्यूबल हो गई बेटा। ये क्या हो गई है, सीटी हो गई है, आई मीन कलेक्टिंग ट्यूबल हो गई है। अब बात क्या है, बात ये है कि भाई इस कलेक्टिंग ट्यूबल के अंदर, इस कलेक्टिंग ट्यूबल के अंदर और बेटा इस लेट डीसी के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स पाई जाती हैं। और बेटा इन स्पेशल टाइप की सेल्स को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो बेटा इन्हें कहते हैं प्रिंसिपल सेल्स। इन्हें क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सेल्स के नाम से जानते हैं बेटा, किसे, इन डीसीटी में जो सेल्स पाई जाती है। और ये जो प्रिंसिपल सेल्स होती है बेटा ये किसकी प्रेजेंस में, ADH की प्रेजेंस के अंदर किसका रीएब्जॉर्प्शन करती हैं, वाटर का। और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होएगा तो बेटा ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। और ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो बेटा बीपी क्या होगा, इंक्रीज होगा। कहने का मतलब हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंसिव जो सिचुएशन थी वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी, क्योंकि वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होने लगा है, जिस वाटर की वजह से ब्लड वॉल्यूम बढ़ने लगी है। और ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो बीपी भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। और बेटा बीपी जब इंक्रीज हुआ तो हाइपोटेंशन क्या हो जाएगा, सबसाइड हो जाएगा। और क्या सर, और हमारा, फिर मैं बता दे रहा हूं बेटा, और क्या बेटा, और ये कि हमारा ये जो रास सिस्टम था, हमारा ये जो रास सिस्टम था बेटा ये काम करता है किसके अंदर, हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंसिव सिचुएशन के अंदर। मतलब हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंसिव सिचुएशन को दूर करने के लिए। तो इस प्रकार से रास सिस्टम हाइपोवोलेमिक हाइपोटेंसिव सिचुएशन के अंदर काम करता है और हाइपोवोलेमिया और हाइपोटेंशन को क्या करता है बेटा, दूर करता है। So these are the all things about RAS system। मैं समझूं कि आपने अगर पूरी क्लास ली है, दोनों क्लास ली है RAS सिस्टम की, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से RAS सिस्टम समझ में आया है। नहीं आया तो बेटा एक बार फिर से क्लास को रिवाइज करना, डेफिनेटली आपको RAS सिस्टम समझ में आएगा। अभी के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, रीनल सिस्टम के अगले पोर्शन के साथ में। तो अभी के लिए अलविदा, बाय बाय, टाटा, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। वो कहते हैं ना, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स फॉर अटेंशन।